नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी, क्या हाल चाल। तो भाई अब आज ये एक वीडियो में हम पूरा मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस करने वाले हैं। नीट का एग्जाम करीब है और मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पोर्शन है। इस पोर्शन के अंदर हम 3 टॉपिक या 3 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। हम परमाणु, नाभिक और प्रकाश विद्युत प्रभाव को शॉर्ट में फटाफट रिवाइज करेंगे। इसके अंदर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने वाला हूं। यह चैप्टर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4 से 5 सवाल मिनिमम इस चैप्टर से आते ही आते। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे परमाणु से। परमाणु के अंदर हमने सबसे पहली बात जो पढ़नी है वो था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने किस प्रयोग द्वारा अपना मॉडल दिया था? वो था अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इसके अंदर उसने क्या किया था? उसने एक बहुत ही पतली सी सोने की छिल्ली ली थी या एक बहुत ही पतली सी सोने की पन्नी ली थी और उसके ऊपर अल्फा कण फेंक के मारे थे। अब इसमें से अधिकांश कण जो है ना, वो क्या थे? सीधे निकल गए थे, बहुत कम विक्षेपित हुए थे और उसमें से भी हजारों में से एक कण था जो पूर्ण रूप से अपने पथ से, जिस दिशा में आ रहा था, अपनी दिशा 180 डिग्री घुमा गया। अब इसके अंदर हमें सबसे पहली बात कि इससे हमें क्या पता चला? इससे पता चला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो है और आवेश एक अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसे उसने नाभिक बोला। साथ ही साथ नाभिक धनावेशित होता है एवं इसका आकार 10⁻⁻15 मीटर या एक फर्मी का होता है। 10⁻⁻15 मीटर, इसे हम एक फर्मी बोलते हैं। परमाणु जो है 10⁻10 मीटर बोलेंगे हम, या एक एमस्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसका अधिकांश भाग जो है खोखला है, खाली है अंदर से, और यह इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर उसी प्रकार से घूमते रहते हैं जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसके अलावा यह मॉडल आगे कारगर सिद्ध क्यों नहीं हुआ? इसमें दोष क्या थे? क्योंकि मैक्सवेल भैया ने बोला कि जब भी कोई भी एक त्वरित आवेश गति करता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है, तो वो कैसी गति हुई? त्वरित गति होगी। क्यों? क्योंकि इसमें अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, तो वह एक त्वरित गति होगी। तो उसने बोला कि जब भी कोई एक आवेशित कण त्वरित गति करता है तो अपने अंदर से ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और अगर ये अपने अंदर से ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो इसका त्रिज्या जो है कम होनी चाहिए, कम होती जानी चाहिए, और अल्टीमेटली ये नाभिक के अंदर गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके अलावा इसके आधार पर हम रेखीय स्पेक्ट्रम वगैरह भी समझा नहीं पा रहे थे, और नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वितरण को भी यह नहीं समझा पाया था रदरफोर्ड का मॉडल। अब इसी से ज्यादा बेहतर मॉडल जो निकल कर आया बोहर मॉडल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसी से आएंगे हमें सवाल। तो बोहर मॉडल में क्या बातें बोली? बोहर भैया ने कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक निश्चित कक्षा में ही घूमता है, और जब तक वो निश्चित कक्षा में घूम रहा है तो वह ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करता है। तो वह जिस निश्चित कक्षा में घूमता है उस कक्षा का जो कोणीय संवेग होता है वो L बराबर mvr के बराबर होता है, और ये L बराबर mvr और ये होता है nh/2π के बराबर, जहां n जो होगी उसे क्वांटम संख्या बोला, या वो कौन सी कक्षा में है उसकी संख्या बोला गया। साथ ही साथ r उसकी त्रिज्या होगी और v उसकी चाल होगी। इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में संक्रमण करता है, केवल तभी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उसके अलावा ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है। अगली इंपॉर्टेंट सी बात, ये बोहर मॉडल जो है वो केवल हाइड्रोजन तुल्य परमाणु के लिए ही है। मतलब या तो ये H के लिए होगा, या He के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो He+ के लिए सही होगा, लिथियम 2+ के लिए सही होगा। नीट 2020 का सवाल है ये। मैंने बोला सोडियम, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते तो ये Na+10 के लिए होगा, है ना। तो इसी प्रकार से अगर मान के चलो कोई भी एक अनाभिक ले रहे हो, उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, केवल एक इलेक्ट्रॉन बचने दो, तो ही उसके लिए बोहर का मॉडल सही होगा। अब साथ ही साथ बोहर के मॉडल के अनुसार जो इंपॉर्टेंट सी बातें हमें पता होनी चाहिए वो होती है कि सर इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी चाल कितनी होगी, इसका आवर्तकाल क्या होगा, किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या, ये सब केमिस्ट्री में भी एग्जैक्ट सेम बातें होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसकी किसी भी nth कक्षा में जो त्रिज्या होती है वह त्रिज्या समानुपाती होती है n²/z के, या हम उसे बोल सकते हैं 0.53 n²/z एमस्ट्रॉन्ग होती है। उसकी चाल जो होती है, चाल वह समानुपाती होती है z/n के। उसका sp* बता देता हूं, याद रखने का एक आसान सी बात है कि जितनी ज्यादा दूर जाएगा n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, त्रिज्या बढ़ती जानी चाहिए, और जितनी ज्यादा दूर चले जाएगा तो चाल कम हो जाएगी। जितना दूर का इलेक्ट्रॉन होगा उतना धीमे घूमेगा। और ये यहाँ पे V0 या नियतांक मान जो 2.2 × 10⁶ होता है, ये वैल्यूज भी आपको थोड़ी ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा इसका आवर्तकाल nth कक्षा में आवर्तकाल t इक्वल होता है 2πr/v। तो यहां पर v r/v के समानुपाती है t। अब r जो है वो n²/z पर निर्भर करता है और v जो है वो z/n पर निर्भर करता है। तो ये अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूं n³/z² पर निर्भर करेगा इसका आवर्तकाल, और इसका आवर्तकाल
अगर मैं यहां पर n1 z1 लिख दूं तो इसका t0 मान या जो नियतांक होगा वो लगभग 1.5 इंटू 10⁻16 सेकंड आएगा। कितना कम समय है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर काट लेगा। ये n की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1, मतलब हाइड्रोजन की पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल होगा। इसी प्रकार से अगली इंपॉर्टेंट सी बात, इसकी ऊर्जा। nth कक्षा में जो भी इसकी ऊर्जा होगी, ये ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? ये होगी कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी। तो nth कक्षा में जो कुल ऊर्जा होगी वो निर्भर करती है Z²/n² E0। E0 जो होगा वह हम बोलेंगे होगा -13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? -13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब इसी में अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में, ग्रेविटेशन में, ये सारी की सारी बातें एक जैसी ही होती है कि अगर जैसे ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं हम, गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा पिंड है, उसके चारों ओर एक छोटा पिंड घूम रहा है, या एक केंद्र पर आवेश है, उसके चारों ओर दूसरा आवेश घूम रहा है। ये वही बात नाभिक में भी होती है कि नाभिक केंद्र पर होता है, परमाणु के अंदर नाभिक के केंद्र पर उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो उसमें हम उसका आवेश जो है वो ZE लिख सकते हैं। Z जो हो जाएगी वो एटॉमिक नंबर हो जाएगा, E आवेश हो जाएगा एक प्रोटॉन का, तो टोटल आवेश ZE हो जाएगा, और E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं सर कि इसकी जो टोटल एनर्जी, जो इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो ध्यान रखनी है हमें, वो यहां पर लिखी हुई है। तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी है ना, वह कितनी हो जाएगी? वो होती है, अगर मैं किसकी बात करूं इलेक्ट्रोस्टैट्स के हिसाब से, तो -K Q1 Q2 बटा में R, या तो काइनेटिक एनर्जी K1 K2 बटे में 2R। तो इससे जो कंक्लूडिंग बात है, जो हमें ध्यान रखनी, जो रिजल्ट्स इसके ध्यान रखने, जो हमें नाभिक चैप्टर में भी काम आएंगे, क्या कि परिमाण अनुसार है ना, टोटल एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी दोनों नेगेटिव होती है, और परिमाण अनुसार टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी के। या मैं लिख सकता हूं माइनस टोटल एनर्जी ऑलरेडी नेगेटिव, उसका भी माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, गति ऊर्जा के बराबर होगा, या 2 टाइम्स टोटल एनर्जी बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा के, पोटेंशियल एनर्जी के। या ये वाली बातें भी हम इन सबसे कंक्लूड करके लिख सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट सी बात कि सर यहां पर अगर हमारे पास कोई भी एक फोटोन है कोई भी एक फोटोन है, तो अगर ये फोटोन उत्सर्जित हो रहा है किसी भी एटम से, तो फोटोन एटम से उत्सर्जित कब होता है? जब अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में nth कक्षा से दूसरी कक्षा तक, मतलब कि मान के चलो किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है, तो अपने अंदर से ऊर्जा निकालता है, और वो ऊर्जा जो है फोटोन के रूप में बाहर आती है। तो उसमें हम क्या बता सकते हैं कि जो फोटोन बाहर आ रहा है उसकी लैम्डा या उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? तो हम बोल सकते हैं सर कि फोटोन की तरंग दैर्ध्य जो होगी ऊर्जा में परिवर्तन, ये ऊर्जा का फॉर्मूला जो हमने पीछे से देखा वही लिखा हुआ है, बराबर, या इसको ज्यादा आसान लिख सकते हो 13.6 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर बराबर होगा Z का स्क्वायर। इतनी ऊर्जा का फोटोन बाहर आएगा, इतनी ऊर्जा का फोटोन बाहर आएगा। अब इसी को आप किसके बराबर कर दो? ये ऊर्जा फोटोन की, तो फोटोन की ऊर्जा होती है hc बटा लैम्डा। तो hc बटा लैम्डा, तो यहां पर hc को नीचे ले जाओगे आप, तो यहां से पूरा का पूरा जो 1 बटा लैम्डा का सूत्र बनेगा वो बन जाएगा R, जिसे हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसका मान होता है 1 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉम पर मीटर, या 1 × 10⁷ पर मीटर होता है। ये हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू Z का स्क्वायर। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला जो हमें पता होना चाहिए, जहां n1 n2 क्या होगा, n1 क्या है जहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है, और n2 क्या है जहां से आता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे n2 माइनस n1 होना चाहिए, लेकिन एनर्जी में भी एक और नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव जो है पॉजिटिव बना के 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर बचाता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है वो ये है कि अगर हमारे पास किसी भी nth कक्षा से इलेक्ट्रॉन जो है कूदकर पहली कक्षा पर आ रहा है, कहां पर आ रहा है? पहली कक्षा पर आ रहा है। मतलब अगर हमारे पास n1 की वैल्यू 1 हो जाती है, हमारे पास n1 की वैल्यू 1 हो जाती है, n1 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो वो कहलाता है लाइमन श्रेणी का फोटोन कहलाता। n1 की वैल्यू मतलब जहां पर आ रहा है, इस फॉर्मूले में अगर मैं n1 की वैल्यू 2 रख देता हूं, वो बार्मर श्रेणी का हो जाता है। n1 की वैल्यू अगर मैं 3 रख देता हूं तो पाश्चन श्रेणी का हो जाता है। n1 की वैल्यू मैं 4 लिख देता हूं, ब्रैकेट सीरीज का होता है। n1 की वैल्यू अगर मैं 5 रख देता हूं, वो पीफंड सीरीज का फोटोन हो जाता है। ये अलग अलग ऊर्जा स्तर है, ये वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए, ये भी डायरेक्ट काम आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। कि न्यूनतम ऊर्जा स्तर पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1, 2, 3 पर ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए ना। साथ ही साथ इनके बीच में डिफरेंस भी याद होना चाहिए। आपको डायरेक्ट बोल सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस किन दो ऊर्जा स्तरों के बीच में गति कर रहा है,
ताकि उसमें से, है ना, जैसे इनके बीच में डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो यहाँ न्यूनतम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे n बराबर 1 से n बराबर 2 तक जाने के लिए। या आपको ऊर्जा में अंतर बोलेंगे बताओ ये संभव है या नहीं है, तो उसके लिए आपको एनर्जी डिफरेंस जो है हर एक ऑर्बिटल का पता होना चाहिए। अब जो मैं बता रहा था उसका एक sp स्टार टेबल यही है, क्या कि अगर मेरे पास n बराबर 1 तक आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, 2 से 3 से 4 से अनंत से, तो ये जो है लाइमन श्रेणी कहलाएगा। जब जस्ट ऊपर से आ रहा है, मतलब 2 से 1 तक आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम प्रथम श्रेणी का फोटोन कहेंगे, या प्रथम श्रेणी उसकी लैम्डा जो है प्रथम श्रेणी की कहलाएगी, और या प्रथम सदस्य कहेंगे इसमें। और अगर अनंत से आ रहा है, मतलब अनंत से कोई n बराबर 1 तक सीधे इलेक्ट्रॉन कूद कर आ गया, तो उसका सीमांत सदस्य कहलाता है। तो इनमें लैम्डा की वैल्यू, है ना, लैम्डा मैक्सिमम कब होता है, जब ई मिनिमम होता है, जब ई मिनिमम होता है, और लैम्डा मिनिमम कब होता है, जब ई मैक्सिमम होता है। तो एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, अनंत से आने के लिए। ये कहां से आ रहे हैं, सारे अनंत से आ रहे हैं, और ये कहां से आ रहे हैं, n+1 जस्ट ऊपर से आ रहे हैं। मतलब इस कंडीशन में n2 जो होगा वो n1+1 हो जाएगा, जस्ट ऊपर से इलेक्ट्रॉन कूद कर आ रहा है। और इस कंडीशन में क्या होगा सर, इस कंडीशन में अनंत से कूद कर आ रहा है, तो 1 पाएगा तो लाइमन श्रेणी कहलाएगा, उसके लिए ये वाली वैल्यूज। सिमिलरली बार्मर के लिए क्या होगा, सर जस्ट ऊपर से आ रहा है, तो उसका पहला सदस्य 36/5 r, ये कहां से आ रहा है, वो पीछे जो फॉर्मूला उसमें वैल्यू रख क्या आता है ये, और मिनिमम 4/r हो जाएगा। तो एटलीस्ट ये वाले दो तो सभी को याद होने चाहिए। इसके अलावा इसमें जो फोटोन निकल कर आ रहा है वो किस क्षेत्र में आता है, तो लाइमन वाला पराबैंगनी क्षेत्र में होता है, बार्मा वाला दृश्य प्रकाश में होता है, पाशन वाला अवरक्त में होता है, ब्रैकेट वाला अवरक्त में होता है, और पीफंड वाला भी अवरक्त में होता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला बार्मा श्रेणी है, क्योंकि ये दृश्य प्रकाश में आता है। साथ ही साथ यहां पर यही वाला टेबल दूसरे रूप में बना गया है, जैसा अभी मैंने आपको पीछे समझाया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अच्छा, ये ऊर्जा में जैसे ऊर्जा स्तर मैंने आपको समझाया था, वही सारे ऊर्जा स्तर भी यहां पर लिखे हुए जो यहां पर एग्जैक्टली ये मैंने पीछे आपको बताया है। चलिए, तो ये सारी बातें जो थी वो एटम से रिलेटेड थी। अब सारी बातें जो हम करने वाले वो नाभिक की बातें करने वाले हैं। तो नाभिक बहुत ही छोटी सी कंसाइज सी बातें ही करने हमें नाभिक के अंदर। सबसे पहली बात, नाभिक क्या है, परमाणु का केंद्रीय भाग होता है। ये अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा इसकी खोज हुई थी, और इसके बाद -15 मीटर या 1 फर्मी के आकार का होता है ये। साथ ही साथ इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं जो मिलकर न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है कि इसकी जो त्रिज्या, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, नीट में काफी बार सवाल पूछा गया, इसकी त्रिज्या समानुपाती होती है a⁻1/3, एक इसका एटॉमिक मास हो जाएगा, या न्यूक्लियॉन्स की संख्या भी आप बोल सकते हो। ये बराबर होगा R=R0 a⁻1/3, R0 जो होगा वो 1.2 फर्मी के बराबर होता है। साथ ही साथ इसका द्रव्यमान a ही होगा, आयतन समानुपाती होगा r³ के, है ना, या यहां पर R0 का क्यूब हो जाएगा, तो ये r का क्यूब a⁻1/3 इसका क्यूब कर दोगे तो केवल a बचेगा, तो आयतन समानुपाती होता है इसके a के। तो अगर मैं घनत्व देखूं तो घनत्व में क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान भी a है, आयतन में r का क्यूब हो गया, ये इसका क्यूब हो गया, तो इसमें भी a बचा, a बटा a, इसका घनत्व जो होगा वह a⁻0 या नियत आता है। मतलब कोई भी एटम हो इस दुनिया में, या कोई भी न्यूक्लियस हो इस दुनिया में, चाहे वो मैं हाइड्रोजन का लूं, हीलियम का लूं, लिथियम का लूं, यूरेनियम का लूं, सोडियम का लूं, आयन का लूं, किसी का भी लूं, उनमें सब में इसका जो घनत्व होता है वो नियत होता है 2.3 × 10⁻17 kg/m³, जो बहुत ज्यादा हाईली डेंस होता है ये। इसके अलावा अगर हम लिख रहे हैं XAZ, तो इसमें Z जो होती है इसकी परमाणु संख्या कहलाएगी, A जो होगा परमाणु क्रमांक कहलाएगा, Z जो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, A जो होगा वो द्रव्यमान संख्या होगी जो न्यूक्लियॉन्स की संख्या के बराबर होगी। अब इसमें हर एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो तो हम केजी में लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे किस में लिखते हैं, AMU में लिखते हैं, परमाणुिक द्रव्यमान में लिखा जाता है, ताकि हम ज्यादा आसानी से कैलकुलेशन कर पाए छोटी वैल्यूज के साथ। तो इसमें एक AMU जो होता है वो C12 के परमाणु का द्रव्यमान बटे में 12 के बराबर होता है, जो अप्रोक्सीमेटली 1.6 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा 1.0072727 लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन का 1.00866 लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम 0.00055 AMU लिख सकते हैं, है ना। इसमें कुछ वैल्यूज याद रखने की, जैसे ये इसमें कम से कम यहां तक याद रखो, इसमें भी यहां तक 1.008, 1.007 और ये 1.0005 होता है, इतनी वैल्यू याद होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो बल लगता है वो क्या होता है, वो सर्वात्रिक प्रबल बल है, जिसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या प्रबल नाभिकीय बल भी कहते हैं।
प्रबल नाभिकीय बल भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो प्रबल नाभिकीय बल के कुछ गुण होते हैं, ये केवल न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है और ये बहुत ही अल्प परास में लगता है, मतलब 2 या 3 फर्मी, मतलब 2 या 3 10 की घात -15 मीटर तक ही लगता है, उसके बाहर ही लगना बंद हो जाता है। ये वही बल है जिसके कारण प्रोटॉन प्रोटॉन जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना चाहिए लेकिन वो आपस में जुड़े रहते हैं। साथ ही साथ यह दूरी पर अत्यधिक निर्भर करता है, थोड़ी सी दूरी में परिवर्तन में खत्म हो जाता है। यह आवेश से स्वतंत्र होता है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन के बीच में एक जैसा लगता है। यह चक्रण पर निर्भर करता है, मतलब कि हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, वो 2 टाइप से चक्रण करते हैं, या तो वो वामाव्रत दक्षिणाव्रत या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दिशा में घूम सकते हैं, दोनों दिशा में घूम सकते हैं। तो जो समान दिशा में घूमता है उसके बीच में बल ज्यादा लगता है, प्रति समांतर वालों के बीच में कम बल लगता है, यही प्रबल नाभिकीय बल। इसके अलावा ये केंद्रीय बल नहीं होते। केंद्रीय बल कौन से बल होते हैं, जैसे हमारा इसके पहले हमने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण का बल या स्थिर विद्युत बल, जिसमें F वेक्टर समानुपाती होता है r² के, वह केंद्रीय बल होता है। मतलब जब भी वस्तु घूमेगी या कहीं पर भी 2 पिंड रखे तो उसमें केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, लेकिन यह केंद्र से केंद्र की ओर नहीं लगता, यह कहीं पर भी लग सकता है। साथ ही साथ यहां पर इसकी प्रकृति क्या होती है, यह आकर्षण प्रकृति का होता है, 10 की घात -0.8 फर्मी तक होता है और यह 0.8 फर्मी से कम में प्रतिकर्षण करने लग जाता है। मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन बहुत ज्यादा पास भी नहीं आ सकते, 0.8 फर्मी से पास नहीं आ सकते, एक लिमिटेड डिस्टेंस रहेंगे और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जा सकते, इसलिए वो नाभिक की रचना करते हैं और बहुत पैक होता है, उसका घनत्व बहुत अत्यधिक होता है। इसके अलावा इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है वो हमारे पास आइंस्टीन द्रव्यमान का समतुल्यता का संबंध होता है। आइंस्टीन ने क्या बोला, आइंस्टीन ने बोला कि हमारे पास अगर कोई भी नाभिक की रचना होती है जिसका द्रव्यमान m0 है, तो वह कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा जिनका द्रव्यमान m होगा। अब इसने बोला कि एक्चुअल में इन सबका जब टोटल द्रव्यमान करोगे तो अधिक होता है, लेकिन जब वो नाभिक की रचना कर देते तो उनका द्रव्यमान कम हो जाता है। इसी को द्रव्यमान क्षय या मास डिफेक्ट कहा गया। इन दोनों में द्रव्यमान में परिवर्तन या अंतर आता है। अब ये मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा सर नाभिक का द्रव्यमान जो यहां पर इनका टोटल द्रव्यमान जो ज्यादा है माइनस नाभिक का द्रव्यमान, तो इनका द्रव्यमान क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इंटू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इंटू न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, A - Z होती है, माइनस हम लिख सकते हैं नाभिक का द्रव्यमान। तो इसमें हम द्रव्यमान क्षति निकाल सकते हैं। अब यही बात आइंस्टीन ने बोला कि यही एक्चुअल में क्या होती है, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। मतलब कि जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर एक नाभिक की रचना करते तो वहां से ऊर्जा निकलती है। या अगर हमारे पास कोई भी एक अनस्टेबल नाभिक जो होता है या न्यूक्लियस होता है, जब वो स्टेबल बनता है तो अपने अंदर से ऊर्जा निकालता है। तो वो क्यों निकालता है, क्योंकि जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा उसकी ऊर्जा उतनी कम होनी चाहिए। तो खुद की ऊर्जा कम होगी तो ऊर्जा बाहर फेंकेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये जो ऊर्जा बाहर निकलती है ना, या इसको उल्टा भी पढ़ सकते क्या, कि अगर मेरे पास एक नाभिक है तो इसे तोड़ना है तो इसे कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। दोनों बातें बराबर है कि जब ये मिलेंगे तो कितनी ऊर्जा बाहर फेंकेंगे, या उतनी ऊर्जा में से दे दूं तो ये वापस से टूट जाएंगे। तो ये जो ऊर्जा निकलती है उसे हम बंधन ऊर्जा बोलते हैं, और ये बंधन ऊर्जा जो होता है वो E = mc², या जो ऊर्जा निकलती है वो ΔM × c² के बराबर होती है। अगर मैं ΔM की वैल्यू AMU में रखता हूं, किस में रखता हूं, AMU में रखता हूं, तो मैं यहां पर जो ऊर्जा निकलेगी उसे या उस बंधन ऊर्जा को मैं लिख सकता हूं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक AMU के लिए। ठीक है, अगर मैं ΔM की वैल्यू 1 AMU रख दूं, है ना, तो यहां पर हो जाएगा 1 AM के लिए हो जाएगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूं। तो मैं यहां से डायरेक्ट लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास जितना ΔM होगा उसके हिसाब से मैं इसमें मल्टीप्लाई करके टोटल एनर्जी कितनी निकल रही है, कितनी बंधन ऊर्जा निकल रही है वो निकाल सकता हूं मैं। तो जितनी ज्यादा बंधन ऊर्जा निकलेगी, जितनी ज्यादा बंधन ऊर्जा बाहर आएगी, उसकी खुद की एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं अगर मेरी बंधन ऊर्जा बढ़ रही है तो खुद की एनर्जी एटम या न्यूक्लियस की एनर्जी कम हो रही है और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना। बंधन ऊर्जा समानुपाती होती है स्टेबिलिटी के।
ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सा कर्व होता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का वक्र और इनकी द्रव्यमान संख्या का वक्र। क्या है ये वक्र में? ये वक्र में यह दिखाया कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो होती है वह जितनी ज्यादा, देखो जितनी ज्यादा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। बंधन ऊर्जा अधिक मतलब जब वो उसकी रचना हुई थी तो उसने अपने अंदर से ऊर्जा बहुत ज्यादा बाहर फेंक दी थी, तो जितनी ज्यादा ऊर्जा दे देगा खुद के पास बचेगी कम, तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसके अनुसार आयन जो होता है, लोहा जो होता है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। और इसी कारणवश जो ये हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं यूरेनियम वगैरह वो टूट जाते हैं। जब भी एक हैवी न्यूक्लियस टूटेगा तो वो टूट के ऐसे न्यूक्लियस बनाएगा जिनकी बंधन ऊर्जा उससे ज्यादा होगी। या हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिलकर हीलियम बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हीलियम की बंधन ऊर्जा अधिक होती है उससे। तो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो तभी पॉसिबल होगी जब वहां पर जो प्रोडक्ट में बनेगा उसकी बंधन ऊर्जा अधिक होगी जो पेरेंट था उससे। क्लियर है मामला? तो ये सारी बातें जो है वह हमें पता होना चाहिए। अब इसके अलावा एक और कंसेप्ट होता है जिसे बोलते हैं रेडियो सक्रियता। ये हमारे सिलेबस से हट चुका है लेकिन इसमें अल्फा बीटा गामा डी के आपको पता होना चाहिए। क्या होता है जब भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है या अस्थिर होता है तो वह अपने आप को स्थिर बनाने के, स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, वह अपने अंदर से कुछ ना कुछ पार्टिकल निकाल सकता है। अब कैसे निकाल सकता है? देखो ये ग्राफ बना हुआ सारे एलिमेंट्स का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पर। क्या होता है जैसे जैसे एटम या न्यूक्लियस भारी होते जाता है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या में कंपैरिजन में ज्यादा होती जाती है। तो ये वाली जो येलो रेखा है ये स्टेबिलिटी वक्र बताती है कि इसके आसपास जो होगा वो स्टेबल होगा। लेकिन अगर मान के चलो कोई एक एटम है जो यहां पर है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या काफी ज्यादा प्रोटॉन की संख्या कंपैरिजन में, तो वह अनस्टेबल रहेगा। तो स्टेबल बनने के लिए क्या करेगा, वह अपने अंदर से कुछ पार्टिकल फेंकेगा। तो पार्टिकल कौन से हो सकते हैं? वो अल्फा हो सकता है, बीटा प्लस हो सकता है, बीटा माइनस हो सकता है और गामा डी के हो सकता है। तो 3 टाइप की चीजें हो सकती है। ये 3 पार्टिकल होते हैं और ये गामा जो होता है वो केवल ऊर्जा अपने अंदर से बाहर फेंकता है। मतलब जैसे हमने इलेक्ट्रॉन में पढ़ा या एटम में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं, अपने अंदर से ऊर्जा बाहर फेंकते हैं, वैसे ही क्या हो सकता है, गामा डी के मतलब कि न्यूक्लियस अपना हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी लेवल पर आ जाता है। अभी अल्फा बीटा डीके में क्या होता है, अल्फा शय में एक हीलियम का नाभिक बाहर निकलता है। इसमें एटॉमिक मास जो है, अच्छा हीलियम क्या होता है, एटॉमिक मास 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इसमें एटॉमिक मास 4 से कम होता है, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है और कुछ एनर्जी निकलेगी। अगर गामा क्षय हो रही तो उसमें एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों नहीं बदलते, केवल और केवल उसमें से कुछ एनर्जी बाहर आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके। बीटा माइनस डीके कब होता है, जब न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है प्रोटॉन से। तो अंदर ही अंदर नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन टूट के एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन टूट के एक प्रोटॉन, एक ई, मतलब देखो ये अनावेशित है, उदासीन है, तो ये प्रोटॉन पॉजिटिव निकला, तो एक ई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इसे ही बीटा कण कहते हैं, तो ये बाहर निकलता है और एक एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। तो इसमें एटॉमिक मास सेम रहता है, बस एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। एसपी स्टार बता रहा हूं, ध्यान रखना क्या कि यहां पर बीटा माइनस डीके होता है, बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। तो ये एक्स था, इसमें ए था, ए ही रहा, इसका Z 1 से बढ़ गया, साथ ही साथ यहां पर एक बीटा कण निकला जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और एंटी न्यूट्रिनो निकला। इसके अलावा बीटा प्लस डीके में क्या होता है, बीटा प्लस डीके कब होता है सर, जब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन बड़ा न्यूट्रॉन अगर 1 से ज्यादा होगा तब होगा। प्रोटॉन टूट के एक न्यूट्रॉन और एक ई प्लस पॉजिट्रॉन निकालता है। क्या बोलते हैं इसे, पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई है जो है इलेक्ट्रॉन जैसा ही, लेकिन इसका आवेश पॉजिटिव है। क्योंकि ये प्रोटॉन था जिसके पास खुद के पास पॉजिटिव आवेश था, तो ये न्यूट्रॉन निकाला प्लस एक पॉजिट्रॉन, एक पॉजिटिव कण निकाला ताकि चार्ज बैलेंस रहे। और इसके साथ एक न्यूट्रिनो भी निकलता है। ये न्यूट्रिनो होता है, ये एंटी न्यूट्रिनो होता है। इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है और पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो निकलता है, ये फिक्स है हमेशा। साथ ही साथ यहां पर x जो होगा ये z में -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बीटा प्लस होता है। बीटा प्लस में याद रखना एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन कम हुआ है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या, मतलब जितने प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की कुल संख्या अभी भी बराबर है, बस एक प्रोटॉन कम होकर न्यूट्रॉन बन गया है। और यहां पर एक न्यूट्रॉन कम होकर एक प्रोटॉन बन गया, तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। तो ये जो सारी कहानी थी ये किसके लिए थी, यह हमने नाभिक चैप्टर की बातें कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम।
अब प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बात है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब भी हमारे पास प्रकाश की किरणें किसी भी एक धातु पे पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यही प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। प्रकाश के कारण विद्युत तो ये इलेक्ट्रॉन बहते हैं जिसके कारण यहाँ पर धारा उत्पन्न होती है। ये सबसे पहले लेनार्ड और हर्ट्ज ने इसकी खोज करी थी। उन्होंने कुछ ग्राफ बना के बताया कि भैया क्या होता है कि जैसे जैसे आप यहां पर जो बाह्य वोल्टेज लगा रखा है ये बढ़ाते हैं तो यहाँ पे धारा बढ़ती बढ़ती बढ़ती, लेकिन एक समय ऐसा आता है उसके बाद में धारा नहीं बढ़ती कितना भी बाह्य वोल्टेज बढ़ाते जाओ। और अगर आपने रिवर्स किया मतलब कि आपने विपरीत दिशा में, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे उसकी विपरीत दिशा में बहना चाह रहे उसकी विपरीत दिशा में आप अगर आपने वोल्टेज देने की कोशिश करी तो एक समय ऐसा आएगा जिसके बाद में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, यही बात लेनार्ड और हर्ट्ज ने कही, लेकिन इसको समझा कौन पाए, ये सारे इफेक्ट जो थे, ये सारी कहानी समझा कौन पाए, आइंस्टीन ने समझाने के लिए क्योंकि इसके पहले यह माना जाता था कि जो लाइट है वो तरंग का रूप है, लेकिन इसको समझा कौन पाया, आइंस्टीन समझा पाया। आइंस्टीन ने बोला कि लाइट जो है वो तरंग नहीं कण है। अब कण क्या थे, उन कण को उसने नाम दिया फोटोन। तो फोटोन की कहानी कुछ इंपॉर्टेंट सी, फोटोन जो है वो याद रखना सी स्पीड ऑफ लाइट से चलते निर्वात में, इनका रेस्ट मास जब रुक जाते तो इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता। इसकी ऊर्जा जो होती है hc/λ या h इंटू आवृत्ति होती है जो 12400 अपॉन में लैम्डा एंगस्ट्रॉम में 1240 लैम्डा नैनोमीटर में लिखोगे, जहां h जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 into 10 की पावर -34, सी स्पीड ऑफ लाइट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखना 1.6 into 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर मैं n फोटोन की ऊर्जा लिखूंगा तो इसमें इंटू n कर लूंगा, और अगर मैं प्रति सेकंड लिखूंगा तो उसे शक्ति कहते हैं, है ना, ऊर्जा बटा समय। तो यहाँ पे कैपिटल N बटा स्मॉल n को मैं कैपिटल N बटा T को मैं स्मॉल n लिख सकता हूं, फोटोन की संख्या प्रति सेकंड। तो जहां से मैं शक्ति का सूत्र बना सकता हूं Nhc/λ, या मैं यहां पे लिख सकता हूं प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है, इससे बहुत सारे सवाल है हमेशा। ये लैम्डा बढ़ा देंगे पावर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, या प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या पे क्या परिवर्तन आएगा। इसके हिसाब से तीव्रता क्या होती है, शक्ति बटा एरिया से डिवाइड कर दे तो तीव्रता आ जाएगी कि जो फोटोन जिस सतह पे गिर रहे हैं तो वहां पर उनकी तीव्रता कितनी होगी। साथ ही साथ फोटोन का द्रव्यमान अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो वो होगा m बराबर होगा h/λ/c, m व्यक्तक्रमानुपाती होगा लैम्डा के। संवेग जो होगा वो होता है m इंटू वी या m इंटू सी लिख सकते हैं संवेग को, स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं, इसको आप c से मल्टीप्लाई कर दोगे तो h/λ बढ़ेगा, जिसे e/c भी लिख सकते हैं या e बराबर pc लिखा जा सकता है। यह विकिरण दाब कि जब फोटोन किसी भी सतह पे गिरते हैं तो कितना दाब बनाते हैं, तो अगर पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाते हैं वहां पे तो I/c, I तीव्रता होती है, I/c वहां पे दाब होगा, और पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाते हैं तो 2I/c वहां पर दाब बनाएंगे। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट सी बात कि यहां पर जो ग्राफ बने उन ग्राफ में और भी कुछ क्या बातें थी कि आइंस्टीन ने भी ये प्रयोग किया, हमारे पास जो लेनार्ड और हर्ट्ज थे उन्होंने भी ये प्रयोग किया कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देते, जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते, तो यहां पर जो धारा जिसे हम सैचुरेशन करंट या संतृप्त धारा भी कहते हैं वो बढ़ जाती है। अलग अलग इंटेंसिटी पर धारा बढ़ती जाती है, तो I3 की वैल्यू बड़ी होगी I2 से, बड़ी होगी I1 से, इंटेंसिटी बढ़ाओगे संतृप्त धारा बढ़ जाएगी। लेकिन निरोधी विभव मतलब कि वह विभव जिसको विपरीत दिशा में लगाने पर इलेक्ट्रॉन आना रुक जाते हैं या कोई करंट नहीं बहता है, उसे हम निरोधी विभव या मंदक विभव कहते हैं। यह विपरीत दिशा में लगता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकने के लिए। तो यहां पे जैसे जैसे आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते जाओगे वहां पे जो प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है वो सीधे समानुपाती रूप से बढ़ते जाएगी। इसी के अलावा आवृत्ति का प्रभाव क्या होता है कि अगर आपने आवृत्ति बढ़ाई, आपने फोटोन जो आ रहे थे उनकी आवृत्ति बढ़ाई मतलब ऊर्जा बढ़ाई, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनकी भी ऊर्जा बढ़ती जाती है, या उन्हें रोकने के लिए और ज्यादा विभव या निरोधी विभव जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहां पर आवृत्ति है V3 या μ3 बड़ी होगी μ2 से, बड़ी होगी μ1 से, क्योंकि यहां पे निरोधी विभव 3 का ज्यादा है, उससे कम 2 का, सबसे कम V का है। संतृप्त धारा पे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ ये एक आवृत्ति बढ़ाओगे तो मंदक विभव जो है वो किस हिसाब से बढ़ेगा, ये समानुपाती रूप से बढ़ता जाता है। लेकिन यहां पर ग्राफ 0 से स्टार्ट ना होते हुए यहां से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई बाहर, आप यहां पर जो आवृत्ति बाहर से मतलब कि आपके जो फोटोन की आवृत्ति है वो कितनी भी हो, लेकिन एक आवृत्ति आप मंदक विभव ना लगा, अगर आपने बाह्य विभव लगाया ही नहीं तो भी वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है निकल कर आएंगे। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं तो उसके लिए इस आवृत्ति को μ0 या इसे ही हम आगे चल के कार्यफलन के रूप में देखने वाले हैं, जो आइंस्टीन ने समझाया था। मतलब ये वह आवृत्ति है जो अगर आपने बाह्य विभव नहीं लगाया तो भी वह न्यूनतम आवृत्ति का फोटोन जो आप
फेंक के मार सकते हो जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है किसी भी धातु से, उसे हम म्यू नॉट द्वारा चिन्हित करते हैं। ठीक है, अब यह सारी बातें लियोनार्डो और हर्ट्ज ने बताई, लेकिन ये इनको समझा नहीं पाते। इनको समझा कौन पाया? इनको समझा पाया आइंस्टीन। आइंस्टीन ने ये म्यू नॉट वाली बात भी आइंस्टीन से ही समझ में आई थी। तो क्या समझा था उन्होंने? बोला कि किसी स्रोत से विकृत ऊर्जा छोटे बंडलों के रूप में निकलती है जिसे हम फोटोन कहते हैं, और यह इनकी ऊर्जा समानुपाती होती है इनकी आवृत्ति की। वैसे वाली बात हर्ट्ज ने भी बोली थी। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जब भी हम किसी भी सतह पर जो ई ऊर्जा फेंक कर मार रहे हैं या ई ऊर्जा हम दे रहे, ई ऊर्जा का फोटोन दे रहे, तो उसकी ऊर्जा दो जगह जाती है, एक जाती है कार्यफलन और जाती है गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन, बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की। ये अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इससे ज्यादा है, ये हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं। बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इतनी होगी या इससे कम भी हो सकती है ना। इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो होती है वो के मैक्स और 0 के बीच में कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर ही ना आ रहा हो। ठीक है, भले ही हम उस पे ऊर्जा या जो फोटोन फेंक के मार रहे हो उसकी ऊर्जा काफी हो उसे बाहर लाने के लिए, लेकिन उसके आंतरिक प्रतिरोध की वजह से, आंतरिक टक्करों की वजह से हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन बाहर ना आए, तो उसकी गतिज ऊर्जा 0 भी हो सकती है, मैक्सिमम E-5 हो सकती है। 5 जो होता है कार्यफलन होता है। कार्यफलन क्या है? बेसिकली कार्यफलन जो होगा वो भी ऊर्जा ही होता है। याद रखना, कार्यफलन भी ऊर्जा होता है। न्यूनतम ऊर्जा जो किसी भी सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, इसे हम H इंटू म्यू कह सकते हैं या H इंटू F कह सकते हैं, F0 कहते हैं हम इसे हम दहली आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पे जो आवृत्ति म्यू नॉट में बोल रहा था वो क्या है? दहली आवृत्ति है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। न्यूनतम इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन फेंक के मारोगे तभी वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इसे हम F0 से चिन्हित कर सकते हैं। ठीक है, या HC बटा लैम्डा नॉट भी लिख सकते हैं। तो यही समीकरण को इन 3 रूप में लिखा जा सकता है। या आप काइनेटिक एनर्जी को आप निरोधी विभव के पदों में भी लिख सकते हैं। इसे E इंटू वी नॉट क्या हो जाएगा? निरोधी विभव भी लिखा जा सकता है। वह विभव जो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए चाहिए जो बाहर आ रहा है। तो इसी के हिसाब से अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये वाला ग्राफ यहां पर बनेगा जो 0 से ना शुरू होते हुए किसी म्यू नॉट से शुरू होगा। साथ ही साथ इसमें यही वाली बातें जो मैंने आपको समझाई, गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो हम जो आवृत्ति फेंक के मारेंगे फोटोन की वो म्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आएगा। इसके अलावा 1-2 sp स्टार बातें और लास्ट की बातें जो आपको ध्यान रखनी होगी, क्या कि अगर आपने यहां पर I और V का ग्राफ बनाया था जिसमें आप तीव्रता बढ़ाते जा रहे थे, तो यहां पे धारा, संतृप्त धारा का मान बढ़ते जा रहा था, लेकिन उसको याद कैसे रखेंगे? उसको याद ऐसे रखेंगे कि स्रोत की तीव्रता बढ़ाओगे तो फोटोन की संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ाओगे तो बाहर आने वाली उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण संतृप्त धारा बढ़ेगी। बहुत बार क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे कि बताओ भैया तीव्रता बढ़ाने से क्या होता है? याद रखना, तीव्रता मतलब संख्या होती है, जिससे फोटोन की संख्या बढ़ेगी, इससे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इससे धारा बढ़ेगी। उसका विभव से, निरोधी विभव से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात क्या कि अगर आपने स्रोत की आवृत्ति बढ़ाई थी, स्रोत की आवृत्ति बढ़ाओगे तो स्रोत की आवृत्ति बढ़ाने से क्या होगा सर? स्रोत की ऊर्जा बढ़ेगी। स्रोत की ऊर्जा बढ़ेगी मतलब जो फोटोन आ रहे हैं उनकी ऊर्जा ज्यादा होगी, उनकी ऊर्जा ज्यादा होगी तो बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, जिससे निरोधी विभव बढ़ जाएगा। तो ऊर्जा से संबंधित होती है, संख्या से संबंधित होती है। डायरेक्ट सवाल आएंगे इसके ऊपर नीट की एग्जाम। लास्ट बात, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। यह पूरा एक टेबल है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारी इंपॉर्टेंट बातें इसमें लिखी हुई है। क्या कि अगर आपको किसी भी, डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि कोई भी एक कण जो होगा वो तरंग की भांति व्यवहार करता है, हर तरंग कण की भांति व्यवहार करती है, ड्यूअल नेचर होता है हर किसी के पास। तो अगर आपको किसी भी कण की जो m द्रव्यमान का v चाल से चल रहा है या m p संवेग उसका लैम्डा निकालना, तो लैम्डा बराबर होता है h अपॉन में p या h अपॉन में mv। इसी में p को गति ऊर्जा के रूप में √2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी कोई एक कण है तो वो किसी न किसी विभवांतर से त्वरित होकर आएगा, तो qv उसका विभवांतर लिख सकते हो, जगह p अपॉन में √2m इंटू qv लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर एक b मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक r त्रिज्या में q पार्टिकल घूम रहा है तो उसका लैम्डा हो जाएगा h अपॉन में r qb हो जाएगा। और अगर मेरे पास T टेम्परेचर पर कोई एक कण है जो चल रहा है तो ये हो जाएगा h अपॉन में √2m kb, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टू टेम्परेचर लिख सकते हैं। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला कि अगर मेरे पास कोई nth कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका लैम्डा कितना होगा? उसका लैम्डा होगा h अपॉन में √2m 13.6 अपॉन में n स्क्वायर, या इसको डायरेक्ट ऐसा याद रख सकते हो आप 3.3 इंटू n। लैम्डा बराबर होता है, लैम्डा बराबर होगा 3.3 इंटू
एन एमस्ट्रॉन्ग में, है ना। ये अगर आप पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे हो तो 3.3 इंटू 1 कर दो, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का लैम्डा ढूंढ रहे हो तो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कर करके आप निकाल सकते हो कि nth कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो v चाल से चल रहा है, तो वो कण है, लेकिन वो जब तरंग की भांति व्यवहार करेगा तो उसका लैम्डा क्या होगा। साथ ही साथ इस फॉर्मूले से जुड़ी 4 इंपॉर्टेंट सी बात है कि अगर यहां पर v विभव से हमने v विभव से त्वरित किया एक इलेक्ट्रॉन को, एक अल्फा कण को, न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को, तो इनका लैम्डा क्या क्या होता है। अब इनका सबका द्रव्यमान और आवेश नियत है, h का मान नियत है, तो उससे कैलकुलेशन करके आप डायरेक्ट याद रख सकते हो इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 अपॉन में रूट वी एमस्ट्रॉन्ग। बहुत बार नीट की एग्जाम में पूछा गया डायरेक्ट v की वैल्यू दे देंगे आपको, देंगे पूछेंगे भैया बताओ इलेक्ट्रॉन का लैम्डा क्या होगा, 10,000 ऐसा कुछ मान दे देंगे आपको, नीट का प्रीवियस ईयर सवाल। अल्फा के लिए 0.101 अपॉन रूट वी होता है, ड्यूट्रॉन के लिए 0. ये इसका डबल याद रखना, ये इंटू 2 है इसका, तो 0.202 होता है, और ये प्रोटॉन के लिए 0.286 इंटू अपॉन में रूट वी होता है। तो ये आप सीधे सीधे सारी बातें ध्यान रख सकते हो, ये इसका रूट 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए और अल्फा कण के लिए सभी का लैम्डा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सा चार्ट है आपके सामने, एसपी स्टार है आपके सामने। चलिए, तो मॉडर्न फिजिक्स यही होता है समाप्त, है ना। जाते जाते एक लास्ट बात, आप किसी का भी ग्राफ लैम्डा के साथ बताओगे तो ध्यान रखना हमेशा हमेशा यह एक हाइपरबोला या अतिपरबोला बनेगा। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर जाना, और अगला चैप्टर या अगला टॉपिक कौन सा चाहते हो वो भी बताओ जल्दी से। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।